हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10 का मॉडल पेपर जो जैक ने निकाला है वो मैं आप लोगों को सॉल्व करने जा रहा हूं, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है इस टाइप में ही आपका एग्जाम में हूबहू देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप ये मॉडल पेपर अच्छे से सॉल्व करके जाते हैं, प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए समय को बर्बादी ना करते हुए मैं जल्द से जल्द इस सेशन को स्टार्ट कर देना चाहता हूं। और देखिए सेशन कुछ इस टाइप में है। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग मॉडल पेपर डाउनलोड कर ही चुके होंगे। देखिए तो मॉडल सेट पेपर जो जैक बोर्ड ने चढ़ाया है कुछ इस टाइप का, उसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। उसमें लिखा हुआ है 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। उसमें 4 ऑप्शन है, जहाँ पे ऑप्शन का अगर ज़रूरत पड़ेंगे तो हम ऑप्शन देंगे, अन्यथा बिना ऑप्शन के ही हम आप लोग को सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन है, तो आप लोग 40 क्वेश्चन पे कमांड करें तो आप लोग का मार्क्स बहुत अच्छा ही आ जाएंगे झारखंड बोर्ड में। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए पहला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। सबसे पहले क्या करना है, 140 को हम लोग एलसीएम लेंगे। 140 का एलसीएम लेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 70 बार में लग जाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे तो 35 बार में लगेंगे, फिर देखिए 2 से नहीं लेंगे, 3 से नहीं लेंगे, 5 से लगाइए तो 5 से लगाइएगा तो 7 बार में लग जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो बगल में लिख लीजिए 140 का कितना आया है अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। आपका यही आंसर हो गया। ऑप्शन में होगा कहीं पे, अगर ये नहीं मिलेंगे तो कभी कभी ऑप्शन में चेंज करके 2 है तो 2 पावर लगा देंगे, गुना 5 गुना 7, ये आंसर होगा। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आपको मिलेंगे, आप उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस टाइप में है। एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग उतार लेंगे 6q + 5। तो यहाँ पे q है ना मेरे दोस्त, तो q के जगह पर कुछ भी वैल्यू अपना मन से लेना है। मान लिया जब सबसे पहले हम q का वैल्यू 1 लेते हैं, अगर 1 यहाँ पे बैठाएंगे तो क्या क्या बैठ जाएंगे 6 गुना 1, q की जगह 1 डालें + 5, टोटल कितना हो जाएगा 6 और 6 5 11। अगर फिर q की जगह 2 ले लिए, फिर q की जगह अगर हम 2 ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 6 गुना 2 + 5, 6 दूना 12, 12 5 17। ठीक है मेरे दोस्त, अगर q के जगह पर 3 ले लेते हैं तो क्या हो जाएंगे 6 गुना 3 + 5, तो 6 3 18, 18 5 23। ठीक है मेरे दोस्त, अगर 4 ले लेते हैं 6 गुना 4 + 5। ठीक है मेरे दोस्त, तो 6 जगह 24 और 24 और 5 कितना हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए कोई भी संख्या हम लोग बैठा रहे हैं तो यहाँ पे हमेशा मेरा क्या आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है। क्या आ रहा है, विषम संख्या, जो 2 से नहीं कट रहे हैं, जो 2 से नहीं कट रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे देखिएगा तो सबका अंतर कितना आ रहा है, 11 में से 6 बड़ा 17, 17 में से 6 बड़ा 23, 23 में से 6 बड़ा, सब में 6 का गैप है। सब में कितना का गैप है, 6 का गैप है। और हर बार में हमेशा आ रहा है क्या, विषम संख्या। तो इसका आंसर में आप लोग 4 टिक करने के लिए दिए हुए होंगे, तो विषम में आप लोग टिक कर लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और इसे आप लोग स्क्रीन शूट कर ले। अब हम इसे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लिख देते हैं, उसके बाद दोनों को सोल्यूशन करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है मेरे दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस टाइप में है। 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी सॉल्व करवा चुका हूँ, जो कि मेरे प्लेलिस्ट में है। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसे देखिए पकड़ेंगे कैसे। जो रूट वाला है तो आप आज से दिमाग में घुसा लीजिए, जो रूट से बाहर नहीं निकलता है, जो रूट से बाहर हम लोग तोड़ को बाहर नहीं कर सकते, उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे देखिए अगर मान लिया जाए एग्जाम्पल में हम लेते हैं √5,
तो √5 से अगर आप बाहर निकालना चाहेंगे तोड़कर, तो ये जब भी निकलेंगे तो पॉइंट में ही कुछ ना कुछ आएंगे, समथिंग पॉइंट कुछ आएंगे। तो जब ये पॉइंट में आएंगे तो इसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। जब रूट से बाहर नहीं पूरी नहीं टूटता है तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √5 एक अपरिमेय संख्या हो गए। तो यहाँ पे देखिए √3 को कभी हम लोग तोड़ पाएंगे? तो √3 का मान जो होता है कितना होता है 1.73, यानी कि पॉइंट में आएंगे। तो पॉइंट में आएंगे तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हो क्या, अपरिमेय संख्या। इसका आंसर क्या होगा, अपरिमेय संख्या। और उसमें कुछ याद आपको नहीं रखने हैं। अगर यहाँ पे √9 रहता, बात का मतलब √9 रहता, तो √9 का तो बाहर निकाल सकते हैं कि √9 का कितना बाहर निकलता है 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या नहीं होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो जो चीज़ रूट से बाहर नहीं तोड़ पाएंगे उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो अब आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस टाइप में है। दो घनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है मेरे दोस्त, तो क्वेश्चन बहुत ही लंबे हैं, तो क्वेश्चन से हमें कोई समस्या नहीं है। तो हम लोग आगे देखते हैं करना क्या है। सबसे पहले देखिए 10 में हम बता चुके हैं कि एक फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इस 4 ऑप्शन में ये चीज़ देखना है कि कहाँ पे आपको मिल रहे हैं। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें देखिए q बराबर माइनस है, यहाँ देखिए प्लस है, तो माइनस वाला तो ऐसे ही कट गए ऑप्शन। ठीक है, ये भी माइनस वाला ऑप्शन कट गया। ठीक है, एक प्लस वाला ऑप्शन है पर यहाँ पे क्या है, बट्टा दिया हुआ, तो यहाँ बट्टा नहीं है, यहाँ गुना हमको देखना है। ठीक है, तो ये वाला भी कट गया। अब बच गया बी में देखिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब गुना है, तो इसका आंसर बी हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं यदि किसी बहुपद के शून्यंकों का योग और गुणनफल क्रमशः 3 - 2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले योग बोला फिर गुणनफल बोला, यानी कि आगे वाला योग है और पीछे वाला गुणनफल है। ठीक है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले इसको जो जो चीज़ दिया उसको लिख लेते हैं। योग कितना दिए हैं, योग बराबर दिया हुआ है 3। गुणनफल कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए गुणनफल आपका दिया हुआ है -2। आपको द्विघात बहुपद निकालने बोला, तो द्विघात बहुपद निकालने का एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं समीकरण निकालना। तो समीकरण बराबर x² माइनस योग x प्लस गुणनफल बराबर 0। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, आप इस पर सिर्फ सिंपल बैठा देंगे। x² माइनस योग कौन सा है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का x। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे फिर फॉर्मूला का प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे, फिर गुणनफल है तो गुणनफल के कितना है -2 है, तो यहाँ पे -2 बैठाएंगे। यहाँ पे 2 ठो साइन आ गया इसलिए ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसे देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ x² माइनस 3x प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2, इसको कर दिए आंसर। इस टाइप में आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लें। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है मेरे दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस टाइप में है। जैसे कि यहाँ पे देखिए किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितनी होंगी। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आप लोग को जो चीज़ हम बता रहे हैं उसे आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को समझने के लिए देखना है। आपको देखना कहाँ पे है, यहाँ पे देखना है px। इतना बड़ा क्वेश्चन में कहाँ पे देखना है, ये px। तो यहाँ देखिए x दिया हुआ, तो x एक्सिस पे आपको देखना है कि लाइन कितने बार काट रहे हैं। जो ये वाला लाइन जो दिया हुआ ऊपर से ऐसे वाला लाइन,
ये कितने बार काट रहे हैं। देखिए इधर से जब चल रहा है तो यहाँ एक बार काटा, फिर आगे गया, फिर यहाँ देखिए एक बार काटा, फिर नीचे से ऊपर गया, फिर यहाँ एक बार काटा। तो ये वाला बोलिए क्यों नहीं लिए, ये वाला इसलिए नहीं लिए हैं ऊपर वाला क्योंकि ये वाई एक्सिस पे काटा हुआ है। तो हमको वाई एक्सिस पे नहीं लेना है, एक्स एक्सिस पे लेना है कितने बार काट रहे हैं। तो इसमें कितना बार काट रहा है, 1 2 3। तो इसमें आंसर हो जाएंगे शून्यंकों की संख्या 3, शून्यंकों की संख्या 3, ये हो गया आंसर। उसी टाइप में एक तो और एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। इसमें शून्यंकों की संख्या कितना होगा पी एक्स के लिए, तो देखिए 1 2 3 4, 4 बार काट रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शून्यंकों की संख्या 4, ठीक है मेरे दोस्त। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को क्वेश्चन कुछ इस टाइप में है, बहुपद 4u² एट u का शून्यंक क्या होगा। तो शून्यंक का मतलब क्या होता है, कोई किसी चीज़ का भी शून्यंक निकालने बोलेगा तो हम लोग बराबर शून्य करते हैं, वही होता है शून्यंक, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ दिया उसको हम बराबर क्या करेंगे, शून्य। तो 4u² प्लस 8u बराबर क्या ले लेंगे, शून्य। शून्यंक बोला तो क्या ले लेंगे, शून्य। यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है, कुछ तो कर नहीं पाएंगे, यहाँ पे कॉमन ही कर सकते हैं। यू कॉमन है और यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, ठीक है। तो 4 और u को हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर में यहाँ क्या बचेंगे, u बचेंगे, और इधर क्या बच जाएंगे, 8 से बाहर निकल गया 4 तो यहाँ बच जाएंगे 2, और u भी निकल गया, सिर्फ 2 ओनली बचेंगे। तो बराबर क्या हो जाएंगे, 0, ठीक है मेरे दोस्त। बारी बारी से करेंगे। यहाँ पे दो चीज़ हमको मिला, 4u मिला है और क्या मिला, u + 2 मिला है। तो सबसे पहले 4u बराबर 0 करेंगे, u बराबर 0/4, यानी कि u बराबर 0 एक बार आ जाएंगे। एक बार इसके लिए करेंगे, u + 2 बराबर 0, तो u बराबर -2, यानी कि आपका आंसर 2 ठो आ जाएंगे, एक बार u बराबर 0, एक बार u बराबर -2। ये बार हो गया आपका आंसर, ठीक है मेरे दोस्त। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे हैं रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 में यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो निम्न में से सही कथन चुने, ठीक है मेरे दोस्त। तो इसमें आपको एक सही कथन चुनना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएंगे अनेक हल, इसका आंसर हो जाएंगे अनेक हल, अनेक हल, ठीक है। तो ये होते कैसे हैं, तो इसमें 3 फॉर्मूले हैं, आप तीनों फार्मूला आप लोग को याद करने हैं तो कभी भी दिक्कत नहीं हो। जैसे a1/a2 और b1/b2 और c1/c2, अगर यहाँ पे कट जाएंगे, स्टार्टिंग में कट जाएंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, ठीक है मेरे दोस्त। अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 अगर यहाँ पे काटते हैं तो इसको बोलते हैं कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए दो ठो यहाँ पे फॉर्मूला बता दिए। अब अगर कहीं पे नहीं कट रहे हैं जो क्वेश्चन में दिए हो तो इसको हम लोग बोलते हैं अनेक हल है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएंगे अनेक हल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ठीक है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ इस टाइप में है, समीकरण 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं बताएं। इसमें आप लोग को रेखा को बताना है, रेखा, ठीक है मेरे दोस्त। तो किस टाइप की रेखा है, तो यहाँ पे 3 फार्मूले होते हैं, पहले हम लोग फार्मूला को समझ लेते हैं अच्छे से, तो आप लोग रेखा अच्छे से बता पाएंगे। सबसे पहले देखिए, इससे पहले जो हम बताए थे अद्वितीय हल, अनेक हल और कोई हल नहीं, बस वही फार्मूला में आप लोगों को रेखा बताना है, ठीक है मेरे दोस्त। तो देखिए वहाँ पे क्या बताए थे, 3 फार्मूला ये कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर फर्स्ट में कट गया तो वहाँ पे क्या बताए थे, अद्वितीय हल। तो इसमें अद्वितीय नहीं होता है, इसमें होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। फिर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। तो यहाँ पे
अगर यहाँ पे तीनों बराबर है तो इसको हम लोग बोलते हैं समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, आप लोग को एग्जाम में बहुत ही काम देंगे। अगर A1/A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, अगर लास्ट में कट के जाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे समानांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। फॉर्मूला वही है, यहाँ पे अद्वितीय होता था, यहाँ पर अनेक होता था, यहाँ कोई हल नहीं होता था, यहाँ पे समांतर रेखाएं। और इससे इसमें और भी संगत और असंगत पूछते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये दोनों संगत हो जाते हैं, ऊपर वाले संगत असंगत अगर पूछेंगे तो ऊपर वाला दोनों संगत हो जाएंगे और नीचे वाला असंगत, ठीक है। कहीं कहीं ऊपर वाला जो प्रतिच्छेदी है उसमें अवरोधी भी कहीं कहीं लिखा होता है, पर आप सिंपल समझ लीजिए दोनों संगत या असंगत हो जाएंगे। तो ये फार्मूला समझ में आ गया। अब इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए A1 होता कहाँ पे, x के बगल में A1 होता। सबसे पहले लिखिए A1 कितना है 6, B1 कितना है -2, C1 कितना है 9, तीनों लिख लिए। उसी टाइप में इधर वाला लिखते हैं A2 कितना है 3, B2 कितना है -1, C2 कितना है 12। अब ये वाला फार्मूला पर बैठा देंगे, ठीक है। A1/A2 B1 बटा B2, अगर दोनों को बटा करते हैं, सबको बटा करते हैं तो मेरा आ जाएगा 6/3 बराबर -2 बट्टा -1 बराबर 9/12। सबको काट के देखते हैं, माइनस माइनस कटा गया, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। अब यहाँ पे देखिए 3 का 3 बार में, 3 का 4 बार में, ये दोनों तो बराबर आ गए, पर ये बराबर नहीं आए। तो ये बराबर नहीं आया तो कौन सा फॉर्मूला में चल जाएंगे, ये वाला लास्ट वाला में, तो समांतर रेखाएं हो जाएंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, समांतर रेखाएं, ये हो गए आंसर, ठीक है मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस टाइप में है। समीकरण युग्म के x + y = 6 और x - y = 2 का हल है। इसे आप अगर शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप लोग क्या कीजिए, देखिए जितना भी चार्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला वाला x का मान है और उसके बाद वाला y का मान है। तो यहाँ पे दोनों को बैठा के देखिएगा मेरा 6 आ रहा है कि नहीं। अगर पहला ऑप्शन उठाते हैं तो x का मान 4 है तो यहाँ 4 बैठाएंगे, और y का मान 3 है तो यहाँ 3 बैठाएंगे। तो 4 3 7 हो रहा है, तो ये तो नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन कट गया ऐसे ही, ठीक है। अब सेकेंड बार में आएंगे, यहाँ 5 बैठाएंगे और यहाँ पर 1 बैठाएंगे, देखिए 6 आ जा रहे हैं। तो ये जब इसमें फॉलो कर जाए तो यही चीज़ दूसरा इक्वेशन में बैठाएंगे, फॉलो हो रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ अगर 5 बैठाएंगे और यहाँ 1 बैठाएंगे तो 2 नहीं आएंगे, इसका मतलब ये गलत है। फिर आगे चलते हैं, फिर ये दोनों देखिए यहाँ पे बैठाते हैं, यहाँ 2 बैठाते हैं, यहाँ 4 बैठाते हैं, तो 6 आ गया। अब यहाँ पे बैठाते हैं, यहाँ 2 बैठाते हैं और यहाँ 4 बैठाते हैं, तो 2 में से 4 जाएगा तो -2 होगा, तो ये भी कट गया, ये भी नहीं फॉलो कर रहा। अब ये देखिए फॉलो कर रहा है, इसको बैठा के देखिए यहाँ पे x के जगह पे 4 बैठाएंगे, ठीक है, और y के जगह पे 2 बैठाएंगे, तो 4 2 6 हुआ, ठीक है। इधर वाला फॉलो कर गया, इधर वाला देखते हैं फॉलो करता है कि नहीं। x के जगह पर 4 बैठाएं और y के जगह पर 2 बैठाएं, देखिए 4 में से 2 गया तो 2 हो गया, तो इसका मतलब दोनों फॉलो कर रहा है। जब इक्वेशन दोनों फॉलो कर जाएगा तो वही मेरा आंसर हो जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। आप इसे शॉर्टकट इस टाइप से बना सकते हैं, इक्वेशन में यहाँ पे बैठा के इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, बारी बारी से सब सॉल्व करेंगे। आगे का जो होता है x होता है और सेकेंड वाला होता है जो y का मान होता है। जब भी ऐसा देगा ब्रैकेट में कोमा तो एक x का मान होता है, एक y का मान होता है। यहाँ पे पुट करके देखिएगा दोनों में फॉलो कर जाएगा, आपका वही आंसर हो जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोले निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण सॉल्व करने के लिए तो पहले समझना होगा द्विघात समीकरण बोलते किसको है। द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल आपका ये है, अगर पावर ax² + bx + c = 0, अगर इस टाइप में आपका यहाँ पे पावर 2 आ गया तो उसी को हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं, ठीक है। चाहे 2 वाला भी क्यों ना हो, 2 पद वाला भी होगा तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगा, ठीक है। ये सब भी क्या है, द्विघात समीकरण का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपको मेन यहाँ पे समझना है कि सॉल्व कैसे करेंगे। तो इक्वेशन 1 को अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको इससे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इक्वेशन 1 को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं
तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। एक्स को एक्स से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, एक्स को 3 से करेंगे तो -3x हो जाएंगे। इधर ऑलरेडी क्या एक्स स्क्वायर -7 स्क्वायर। तो इक्वल टू में हमेशा सेम चीज़ क्या हो जाता है, कट जाता है, क्योंकि इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो जब एक्स स्क्वायर वाला ही कट गया तो द्विघात समीकरण कभी होगा नहीं हो सकता है, तो पहला वाला कट जाएगा ऑप्शन पर। हम ऑप्शन 2 उठाते हैं। ऑप्शन 2 में क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 2ab। उसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर -5 है। यहाँ भी देखिए सेम सेम चीज़ मिल रहा है, आगे वाला कट गया, ये कभी होगा, ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब चलते हैं तीसरा में, तो देखिए सी का ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब बराबर में क्या है 2x - 3, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये गुना होगा क्या हो जाएगा 2x, इधर क्या हो जाएगा 2x - 3। अब सबको हम क्या कर लेंगे, इधर ले आएंगे, क्योंकि इसमें तो काटने वाला कोई चीज़ है ही नहीं, सबको इधर ले आता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये प्लस इधर इधर आकर -2x अब प्लस 3 बराबर 0, इधर माइनस में 3 था तो इधर आके +3 हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, ये देखिए इसका एक जाति यहाँ पे है 3 और एक कितना हो जाएगा 4, ये प्लस माइनस में कट गया, अब तो कुछ बचा नहीं, तो ये क्या मेरे आगे, यही हो गया मेरा द्विघात समीकरण, ठीक है। तो ऑप्शन 3 मेरा सही है। तो ऑप्शन 4 तो ऐसे भी गलत हो जाएंगे, ठीक है, तो ये भी नहीं आएंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 11 तक आप लोगों का कंप्लीट हो चुके हैं ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट झारखंड 2023 वाला, ठीक है मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 12 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस टाइप में है, देखिए पे क्वेश्चन नंबर 12, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति बताएं, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप लोग को सबसे पहले हम यहाँ पे समझा देना चाहते हैं कि द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए द्विघात समीकरण। सबसे पहले यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसी को हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर के बगल में जो रहता है उसको ए बोलते हैं, एक्स के बगल में जो रहता है उसको बी बोलते हैं, और बिना एक्स का रहता है उसको हम लोग सी बोलते हैं। तो यहाँ पे ए कितना हो जाएंगे, यहाँ पे ए कितना हो जाएंगे आपका, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तो 1 मानेंगे, यहाँ पे ए कितना हो जाएंगे 1, ठीक है। यहाँ पे बी कितना हो जाएंगे, बी में कुछ नहीं है तो इसको भी क्या मानेंगे 1। सी है क्या -1, सी क्या है -1, ठीक है। तो एक फार्मूला होते हैं डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, ये विविक्तर का फार्मूला है। इस फार्मूला का नाम क्या, विविक्तर का फार्मूला। तो डी बराबर बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4 गुना ए का मान ए 1 और सी का मान -1। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 1, इधर देखो गुना कीजिएगा 4 एकम 4, 4 को फिर 1 से गुना कीजिए तो 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, डी बराबर कितना आ गया 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 0 से कंपेरिजन करते हैं, क्या करते हैं 0 से कंपेरिजन करते हैं। तो यहाँ बताइए डी बड़ा होंगे कि 0 बड़ा होंगे, तो डी का मान कितना था 5, तो 5 ही बड़ा होगा, यानी कि डी बड़ा होगा। तो जब डी बड़ा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं मूल वास्तविक है, क्या बोलते हैं मूल वास्तविक है, इसका आंसर यही हो जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। और डी के जगह पे कहीं कहीं पे फॉर्मूला ही डाल देते हैं, कहीं कहीं पे डी ना लिख के लिख देंगे बी स्क्वायर -4ac, या तो डी मिलेगा या तो ये मिलेगा, ठीक है। देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में या अभी तो इसमें बोला है कि मूल वास्तविक है कि नहीं, तो हमको बताना है मूल वास्तविक है, ठीक है। तो हम लोग जान लेते हैं इसमें कि किसको किस प्रकृति को क्या बोलते हैं। अगर डी बड़ा हो जाएगा 0 से तो बोलेंगे वास्तविक है, मूल वास्तविक है, ठीक है। डी अगर छोटा हो जाएगा 0 से तो बोलेंगे मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, ठीक है। अगर बराबर हो जाएगा तो बोलेंगे मूल समान है, मूल समान है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल बताएं। तो मूल वास्तविक
तो मूल वास्तविक का कौन सा था, तो मूल वास्तविक का ये था। मूल वास्तविक का हम लोग ये लिख सकते हैं, डी अगर बड़ा होता है 0 से, इसी को हम लोग बोलते हैं मूल वास्तविक है। यहाँ पे लिख दिए मूल वास्तविक है। तो कहीं कहीं पे ये भी हो सकते हैं ऑप्शन में। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो डी का फार्मूला वाला भी दे सकता। तो डी का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी के जगह पे क्या लिख देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। या तो ये आंसर हो सकते हैं या तो ये। ऑप्शन में जो दिख रहा है वो आंसर आप लोग टिक करके आगे निकल जाइएगा। ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे फिर विविक्तर निकालने बोल रहा है, तो मैंने बेसिक बता ही दिया है। विविक्तर का फॉर्मूला यही होता है, यहाँ पे हम लोग घेरा कर देते हैं। यही विविक्तर का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, विविक्तर। तो विविक्तर बोलेगा तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ भी वही करना है। सबसे पहले ए लिखिए, कितना है 1, बी कितना है -1, सी कितना है 3। यहाँ पे डी निकालना है यानी कि विविक्तर। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए कितना है 1, सी कितना है 3। यहाँ पे कितना हो जाएंगे 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। इधर चरतिया 12 -12, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा विविक्तर, 12 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा -11। विविक्तर इसका आ जाएंगे -11। ठीक है मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 14 इस टाइप से कंप्लीट हो जाते हैं आप लोगों का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे हैं प्रथम पद ए एवं सार्वभौमंतर डी वाले एपी का nवां पद ज्ञात करें। तो ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, एपी का एक क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों को फार्मूला शायद याद होंगे, एन बराबर होते हैं ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। इसका आंसर यही हो जाएंगे, इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 एपी का है, जो कुछ इस टाइप में है। बोल रहा है कि 10, 7, 4 का 30वां पद क्या होगा। ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे देखिए करना क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखना है ए कितना दिया हुआ है। सबसे पहला लोग प्रथम पद बोलते हैं, ए दिया हुआ 10। ठीक है, डी कैसे निकालते हैं, बगल वाला से घटा देते हैं। तो 7 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा -3, डी -3 आ गया। ठीक है, और बोल रहा 30वां पद होगा, 30वां पद होगा यानी कि n बराबर 30 दे दिए हैं। ठीक है, और हमको निकालना है 30वां पद, तो ए 30 निकालना है। तो अब क्या लिखेंगे फार्मूला, ए प्लस n-1 इंटू डी। और यहाँ पे सारा मान बैठाएंगे। ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान है 10 प्लस n का मान कितना दिया हुआ है, n का मान है 30 -1 इंटू डी। डी का मान कितना है -3। यहाँ कितना हो जाएगा 10 प्लस इधर हो जाएगा 29 गुना -3। और 29 को 3 से गुना कर देंगे साइड में तुरंत एकदम। 9 3 27, बाकी हाथ में 2, 3 दूना 6, 6 2 8, 87। कितना आ जाएंगे 10 प्लस माइनस -87। घटाने के बाद आंसर कितना आ जाएगा -77। ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम लोग बनाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 17। ये भी एपी का क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या दिया हुआ सारा चीज़ पहले लिख लेते हैं। ए दिया हुआ है 3, डी कैसे निकलता, बगल वाला से घटा देते हैं। 8 में से 3 जाए कितना बचेगा 5। ठीक है, और यहाँ पे जो दिया हुआ एन दिया हुआ 78, एन कितना दिया हुआ 78। आपको एन निकालने के लिए बोले हैं। तो फार्मूला क्या होता है, एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो n कितना दिया हुआ 78, इधर a का मान कितना है 5 प्लस n का मान पता नहीं है। ठीक है, d का मान इंटू 5, 78 है। इधर प्लस में, इधर 5 आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। इधर इसको उससे गुना करें, इधर 5n -5 हो जाएगा गुना होके। 5 दोनों से बारी बारी से गुना होंगे। 5 इससे पहले गुना होंगे, फिर 5 इससे गुना होंगे। 78 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 78 में से 5 जाए तो 73 बचे। इधर कितना हो जाएगा 5n -5। अब इधर बनाइए। ठीक है, अब इसमें से 5 को इधर कर देंगे तो जुड़ जाएंगे 5, क्योंकि इधर माइनस में उधर जाके प्लस में, इधर 5n। तो इधर आंसर कितना रहेगा, ठीक है 78/5। ठीक है, आपका n यही आएंगे। नहीं आ रहा तो इसको भागा दे दीजिएगा 5 से।
कितना बार मिलाएंगे, एक बार में 5, यहाँ 2 और यहाँ 8, तो कितना आ जाएगा, 5 5 25, पॉइंट देंगे 0, 6 5 30, लगभग कितना आ रहा है, 15.6, यानी कि 15वां आ रहे हैं, तो 15 आ रहे हैं, तो 0.5 के बाद जब भी आता है तो उसको हम लोग कितना में ले सकते हैं, 16 में ले सकते हैं, यानी कि 16वां पद। 0.5 के बाद आएंगे तो हम लोग 16 में ले लेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती हैं, क्या होती है, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं हमेशा क्या होती हैं, समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। तो समानुपाती कैसे होती है आप लोगों को हम बता रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए कि एक ये त्रिभुज है, ये है ABC, ठीक है, और एक और त्रिभुज है DEF। देखिए दोनों एक दूसरे से समरूप है कि नहीं, समरूप का मतलब क्या होता है, शेप दोनों का एक जैसा हो, पर साइज जरूरी नहीं कि एक जैसा होगा। तो देखिए रेशियो में है कि नहीं, ये थोड़ा सा बड़ा है और ये थोड़ा सा छोटा है। मान लीजिए कि ये 1 रेशियो का है, तो ये 2 रेशियो का है, मतलब है तो एक ही जैसा, एक ही मतलब एक ही शेप में है, भले अलग अलग साइज का है, अलग अलग साइज का है, पर शेप तो एक ही जैसा है, दिख तो एक ही जैसा रहा है, इसलिए ये लोग रेशियो में है। तो इसलिए हमेशा क्या होता है, समरूप त्रिभुज हमेशा जो संगत भुजा होता है, संगत भुजा यानी कि इसका भुजा इसका भुजा, जरूरी नहीं है कि बराबर ही होगा, वो समानुपाती होता है, बड़ा छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये इसका आंसर हमेशा समानुपाती होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 18 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 19 और 20 कुछ इस टाइप में है। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4 और 9 के अनुपात में हैं, इन त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोनों का अनुपात निकालना है क्षेत्रफल में, दोनों का अनुपात किस में निकालना है, क्षेत्रफल में। तो देखिए क्षेत्रफल में करने के लिए कुछ करना नहीं है, यहाँ पे देखिए क्या है, जो आपका भुजा दिया हुआ क्षेत्रफल बोलेंगे तो स्क्वायर कर देंगे, जो भुजा दिया हुआ उसको क्षेत्रफल बोलेंगे तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो आपका दिया हुआ क्या था, भुजा दिया हुआ 4 और 9, आपको क्या बोले, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। तो क्षेत्रफल बोलेगा तो सिर्फ स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आ जाएंगे, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, ठीक है मेरे दोस्त। ये हो गया क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल का अनुपात बोलेगा तो सिंपल स्क्वायर कर देंगे। अगर आयतन बोल देता, आयतन का स्क्वायर, तो क्या करते हैं, जो दिया हुआ था उसका क्यूब कर देते, क्या कर देते, क्यूब कर देते। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64, और 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729, ठीक है। इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है, ठीक है, पूरा त्रिभुज ABC में AB का मान दिया हुआ है, ABC, AB का मान दिया हुआ 6√3, और बोल रहा है AC का मान 12 दिया हुआ है, और बोल रहा है BC का मान 6 दिया हुआ है। तो सारा मान यहाँ पे बैठा लिए। आपको पूछ रहा है कौन B का मान कितना हुआ, B का मान कितना हुआ। तो ठीक है, आप लोग ऐसे याद रखिएगा इसको, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जब भी आपको √3 या तो इंटू दिखाई देगा या तो √3 भाग में दिखाई देगा, ठीक है। तो जब भी √3 इंटू या √3 भाग में दिखाई देगा तो आप ध्यान कीजिएगा, यहाँ पर 30 और 60 हमेशा आएगा, साइड में क्या आएगा, 30 या 60, आपका जो बीच वाला बच जाएगा, यानी कि ऐसा कोण हमेशा समकोण होगा। तो यानी कि बी जो होगा हमेशा 90 होगा, क्योंकि अगर ये 30 होगा, मान लीजिए अगर 60 है, ये 30, ये 60 है और ये 30, ठीक है। तो 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90, तो बाकी बचा 90, क्योंकि तीनों कोण मिला के कितना होता है, 180, तो ये 90 होगा। आप सिंपल याद रखिएगा, या तो √3 इंटू रहेगा या तो √3 भागा में रहेगा, ये दो चीज़ ख्याल कीजिएगा। अगर आपको बी पूछ रहे हैं यानी कि ये वाला, तो ये हमेशा 90 डिग्री होगा, आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस टाइप से आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुके हैं। मैं इस वीडियो में केवल क्वेश्चन नंबर 20 तक ही बताया हूँ, और मैं अगले पार्ट में सारा क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।